नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, मेरी 8वीं वीडियो है। पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं अगली वीडियो में ट्रस्ट के संबंध में और लीज के संबंध में, पट्टे के संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। हम आज बात करते हैं मध्य प्रदेश ट्रस्ट एक्ट के संबंध में बात कर रहे हैं, जो 1951 में जो लागू हुआ था। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा। तहसीलदार करेगा? नहीं। एसडीओ करेगा? नहीं। डिप्टी कलेक्टर करेगा? नहीं। कलेक्टर करेगा, और कलेक्टर ही इसका रजिस्ट्रार होगा मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के धारा 3 के अंतर्गत। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसको ये डेलीगेट कर सकता है। कलेक्टर अगर डेलीगेट करता है तो कलेक्टर अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन कर देता है, तब भी एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर को पंजीयक का शक्ति प्राप्त हो जाती है, परंतु इसके बाद भी तहसीलदार नहीं कर सकता है। धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन देना होता है, जिसको पब्लिक ट्रस्ट बनाना है। वो धारा 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत आवेदन देते हैं पंजीकरण के लिए, और उस आवेदन में यह सब लिखना होता है कि आपका न्यास क्यों बनाना चाहते हैं आप, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके नियम क्या है, उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा, कार्यकारी न्यासी कौन होंगे, और पब्लिक ट्रस्ट का चल अचल संपत्ति क्या होगी, चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण देना होता है, और उसके प्रबंधक कौन होगा, आपका इसका एड्रेस का होगा, अगर पंजीयक को आपसे करेस्पॉन्डेंस करना है तो किस पते पे करेंगे, और इसके उद्देश्य क्या है आपके, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपका चैरिटी पर्पस से है तो वह आपको बताना पड़ेगा, अगर रिलीजियस पर्पस से है तो वो आपको बताना पड़ेगा, और उसका नाम आप क्या रख रहे हैं न्यास का, ये धारा 4 के अंतर्गत आपको आवेदन में सब देना होता है, और इसके ऊपर कुछ शुल्क भी जमा होता है। उसके बाद धारा 4 के अंतर्गत आपने आवेदन दे दिया। अब इसमें धारा 4 का जो क्लाउज 6 है वो ये बताता है कि इसमें सत्यापन भी करना पड़ेगा, जिस तरह से सिविल प्रोसीजर कोड में किया जाता है। अब सिविल प्रोसीजर कोड का मध्य प्रदेश ट्रस्ट एक्ट में 3 जगह उल्लेख आया है। एक धारा 28 में भी आया है, और एक धारा 30 में भी उल्लेख आया है, और धारा 4 का उप धारा 6 में भी आया है। इन तीनों में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता का समरी ट्रायल की तरह इसमें सारी चीज़ें आएगी। जिस तरह से इसमें आवेदन है उसमें सत्यापन करना है। उसके बाद कलेक्टर को जब ये प्राप्त हो जाता है तो या तो कलेक्टर धारा 34 के अंदर उसको डेलीगेट कर देगा एसडीओ को, या स्वयं जांच करेगा। और अगर स्वयं जांच करे या एसडीओ भी जांच करता है तो उसको इसमें सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जिस तरह से शपथ पर कथन लिए जाते हैं, जिस तरह डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, जिस तरह से मुख्य परीक्षण प्रतिपरीक्षण होता है, उसी तरह से इसमें भी प्रक्रिया बताई गई है। और एक जगह नहीं है, 3 जगह बताई गई। धारा 4-6 में भी, धारा 4 का 6 क्लाउज, दूसरा धारा 28 और तीसरा धारा 30। तो मित्रों, इसमें ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि एक तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि इसमें कलेक्टर ही जांच कर सकता है, या कलेक्टर डेलीगेट करेगा तो एसडीओ करेगा, और जब तक एसडीओ नहीं करेगा तब तक वो एसडीओ स्वयं ही करेगा, और जब तक डेलीगेट नहीं करेगा कलेक्टर तब तक एसडीओ नहीं करेगा। और दूसरा ये है कि अगर मान लो एसडीओ भी करता है तो कलेक्टर एसडीओ को किस तरह से लिख कर देगा, किस तरह से शक्ति प्रत्यायोजन करेगा, डेलीगेट करेगा, ये भी महत्वपूर्ण है।
ये महत्वपूर्ण है कि वो लिखित में ही देगा उनको, व्यक्तिगत रूप से लिखित में देगा कि अनुविभाग अधिकारी राजस्व आपको मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के धारा 34 के अनुसार आपको यह शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है और आपको इसमें इसकी जांच करके और आप यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, ये इसमें होता है और लिखित में दिया जाता है इसके लिए। और अगर मान लो लिखित में नहीं दिया जाकर, कभी कभी क्या होता है कि न्यायालय में अक्सर विभाजन पत्रक के अनुसार शक्ति प्रत्यायोजित कर दी जाती है, या विभाजन पत्रक में यह विषय बांट दिया जाता है कि इसको सक्सेशन एक्ट के अनुसार ये काम करना है, इनको क्लेम केस में करना है, इसको ये इसमें यह सब्जेक्ट होता है, इसमें इसको शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है। लेकिन इसी प्रकार से कलेक्टर अगर एसडीओ को विभाजन पत्रक के द्वारा शक्ति प्रत्यायोजित करता है तो वो मान्य नहीं है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि लिखित में, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें पंजीयक लिखित में ही आदेश देगा। अगर वो लिखित में आदेश नहीं देता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने और अपेक्स कोर्ट ने कई इसमें जजमेंट में इसको इस तरह का ट्रस्ट को भंग कर दिया है और नहीं माना उसको, उनके द्वारा उनका कई जुरिडिक्शन के बाहर हो गया। और मैं ये इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ, अगली जो वीडियो होगी, अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं ये बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको ये साइटेशंस कौन कौन से, न्यायिक दृष्टांत कौन कौन से माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय इस संबंध में क्या कहा है दोस्तों। और इसके बाद धारा 4 के अंतर्गत मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट के अंतर्गत अगर ट्रस्टियों ने वहाँ पर एक आवेदन पत्र दे दिया, उसका सत्यापन भी कर दिया, पर उसके साथ में उसकी संपत्ति की लिस्ट लगाना पड़ेगी, जितनी भी संपत्ति उसकी चल अचल संपत्ति है उसकी भी सारी लिस्ट लगाना पड़ेगी, उसकी सूची लगाना, उसका अनुमानित मूल्य भी लगाना पड़ेगा कि वो उस समय तक उसकी कीमत क्या थी और उसका मूल्य क्या था। अब इसके बाद धारा 5 के अंतर्गत उसकी जांच करेगा एसडीओ उसकी जांच करेगा। उसकी जांच के भी मापदंड दिए हैं, क्योंकि अब वो आवेदन तो दे दिया है, लेकिन उस आवेदन की सत्यता क्या है, उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स हैं तो उस डॉक्यूमेंट्स की सत्यता क्या है, और जो उसका मूल्य निर्धारित किया उसकी सत्यता क्या है, और जिसको जो वस्तु है विषय वस्तु उसका वो ट्रस्ट बनवा रहे हैं पब्लिक ट्रस्ट, तो वो पब्लिक ट्रस्ट बनाने की स्थिति है क्या, उसका नेचर ऐसा है क्या। हो सकता कोई प्राइवेट ट्रस्ट हो, किसी का प्राइवेट मंदिर हो, कोई प्राइवेट संस्था हो, तो उसका पब्लिक ट्रस्ट पंजीयन कैसे कर सकता है कलेक्टर। तो ऐसी स्थिति में उसकी जांच किया जाएगा और उसमें ये भी देखा जाएगा कि जो उसके एड्रेस लिखा गया है वो एड्रेस भी वो वहाँ पर कोई मिलता भी है या नहीं है, वास्तव में एड्रेस भी सही है या नहीं है, और नाम पते भी दिए, वो ट्रस्टियों के नाम भी सही है, वो ट्रस्टियों के कोई क्रिमिनल एंटीडिसेंट है या क्रिमिनल गतिविधियों में लिप्त है, या फिर उनके परिवार के लोग सारे उस मंदिर की संपत्ति के किराएदार में बैठे हैं, या दुकानें उनके कब्जे में हैं। तो जिसके ट्रस्टी जो होते हैं उन ट्रस्टी का उसमें परिवार का कोई भी व्यक्ति का उसमें हित नहीं होना चाहिए, परिवार को कोई भी व्यक्ति लाभार्थी नहीं होना चाहिए। नहीं तो ऐसा है कि कुछ लोगों ने मिलके अपना ट्रस्ट बना लिया है और मंदिर की सारी संपत्ति अब उनके घर परिवार के लोगों के पास में है और उन्होंने कह दिया है पब्लिक ट्रस्ट है। तो ये जांच करेगा कलेक्टर, इसलिए कलेक्टर के सामने सारी स्थिति लाना होती है कि ये जो किराएदार है वो हमारे ये रिश्तेदार है, हमारे मकान मालिक ये किराएदार है, ये रिश्तेदार है, मकान मालिक से ये संबंध है, और वो मंदिर से ये संबंध है, मंदिर की संपत्ति है। तो इस तरह से उसका एक एक सही बताना पड़ेगा और उसकी जांच कलेक्टर अपने अनुसार उसको करेगा। दूसरा क्या है कि इसमें धारा 5 के सेकंड क्लॉज है, उसमें ये दिया हुआ है कि उसकी आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। और अब आपत्ति आमंत्रित करने में मैंने अक्सर ये देखा है कि एसडीओ ऑफिसर क्या करते हैं कि वो गजट में दे देते हैं आपत्ति। अब गजट कौन देखता है, सामान्य व्यक्ति तो देखता नहीं है, आम जनता तो देखती नहीं है, किसी को तो पता ही नहीं है कि गजट में क्या है। गजट कौन देखता है, हम और आप भी नहीं देखते हैं, जब ज़रूरत हो तभी देखते हैं। तो अब गजट में दे दी कि किसी को आपत्ति हो तो प्रस्तुत करे, तो दैट इज ओनली फॉर्मेलिटी, दैट इज नॉट प्रॉपर नोटिस टू दी पब्लिक। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी सूचना दी जाए कि जिससे आम जनता को मालूम पड़े, आम जनता को दिखाई दे, आम जनता के नॉलेज में हो, और हर उस जगह पर उसकी चस्पा किया जाना चाहिए, न्यूज़पेपर में भी दिया जाना चाहिए, चौराहे पर भी दिया जाना चाहिए, जो संबंधित मंदिर या संस्था हो
जहाँ पे लोग रहते हो वहाँ पर भी दिया जाना चाहे तो उससे उनको आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो संविधिन जो भी टाइम दिया जाता है उस समय में वो आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, उसका फिर वो निराकरण करते हैं। और इसके बाद दोस्तों धारा 6 के अंतर्गत उसका निष्कर्ष उनको देना पड़ता है। अगर कलेक्टर के सामने आ गया तो उसका निष्कर्ष देना ज़रूरी है। तो निष्कर्ष में ऐसा नहीं है कि केवल एक लाइन में लिख दिया कि ये मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट मैं मानता हूँ, ट्रस्ट एक्ट के अनुसार इसी स्तर से इन्होंने दिया है धारा 4 के अनुसार, और मैंने धारा 5 में जांच कर ली है और ये मैं इनको मानता हूँ और ये ट्रस्ट का पंजीयन का आदेश देता हूँ, ऐसा निष्कर्ष पारित करना वो निष्कर्ष नहीं है। निष्कर्ष आपको देना पड़ेगा, फाइंडिंग तो कारणों सहित देना पड़ेगा कि आप उसको मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत उसको पंजीयन के लिए उचित क्यों मान रहे हो, उसको न्यायोचित क्यों मान रहे हो, वही आपको कारण देना पड़ेगा। अगर आप कारण नहीं देते हैं तो आपकी जांच ही अवैध हो जाएगी। इसलिए कलेक्टर की इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द कलेक्टर टू इंक्वायर ऑफ द मैटर प्रॉपरली। तीसरा है 7 है कि अगर पंजीयक ने अब उसको जाँच तो कर लिया है, फिर उसको जो उसका लोक न्यास का पंजीयन का रजिस्टर होता है उसमें उसका पंजीयन करना होता है रजिस्टर में। अब रजिस्टर में जब पंजीयन करेंगे तो उसका जो वहाँ का जो कार्यालय होता है उसका ऑफिस पंजीयक का, उस ऑफिस कार्यालय के बाहर जो सूचना पटल होता है उस पर उसका प्रकाशन करना आवश्यक है। अब सूचना का प्रकाशन जिस दिन होगा उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। इसका महत्व इसलिए है कि सूचना का प्रकाशन जिस तारीख से होता है कि मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के धारा 5 में जांच की गई, धारा 6 के अनुसार इसका निष्कर्ष पारित किया गया और धारा 7 के अंतर्गत इसका सूचना पटल में प्रकाशन इसी तारीख को इसी समय किया गया। तो जिस तारीख से उसका प्रकाशन होगा उस तारीख से उसकी मियाद चालू होगी धारा 8 के अंतर्गत सिविल सूट लगाने की। अब इसके लिए 6 महीने की मियाद है धारा 8 के अंतर्गत सिविल सूट लगाने की। तो अब धारा 8 में सिविल सूट लगाने की 6 महीने की मियाद है, तो मियाद कहाँ से शुरू होगी? सूचना के प्रकाशन से। अब सूचना का प्रकाशन ही नहीं किया, मान लो होता है ऐसा, कई केस ऐसे आते हैं जिसमें सूचना का प्रकाशन ही नहीं किया। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक केस ऐसा आया है जिसमें सूचना का प्रकाशन ही नहीं किया, तो फिर वो मियाद तो है ही नहीं उसकी, तो कभी भी दावा लगा सकते हैं ऐसी स्थिति में। दूसरा ये है कि धारा 9 के अंतर्गत अगर मान लो कोई ट्रस्टी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तो उसका परिवर्तन किया जाना जरूरी है। और परिवर्तन उसका होगा तो उसमें उसका उल्लेख भी होना चाहिए, उसका बारे में पंजीयक को ही ये पावर दिए गए हैं। तो परिवर्तन जो होगा उसका 90 दिन के अंदर अंदर उसको नया ट्रस्टी को नियुक्त करना आवश्यक है और उसकी भी जांच होती है, उसकी प्रॉपर जांच की जाती है कि वो ट्रस्टी योग्य है या नहीं है, उसको प्रविष्टि होना चाहिए कि नहीं। इसलिए धारा 9 के अंतर्गत भी उसको विधि विधान अनुसार उसमें भी आपत्तियाँ भी आमंत्रित की जाती है और देखा जाता है। दूसरा ये है कि धारा 10 के अंतर्गत ये आया है कि कलेक्टर को उसके ज़िले में कोई भी जो कलेक्टर होता है, तो अगर 2 कलेक्टर के ज़िले में संपत्ति है तो उस दूसरे कलेक्टर के वहाँ पर भी संपत्ति है उस मंदिर की, और इस कलेक्टर के भी वहाँ है जहाँ पर इसको पंजीयन हो रहा है, तो उस कलेक्टर को जहाँ पे संपत्ति का शेष भाग स्थित है तो उसको भी सूचना देना जरूरी है और उसके पंजीयक में पंजी में भी इसका विवरण नोट करने संधारित किया जाना आवश्यक है। उसके अलावा अगर किसी दूसरे राज्य में संपत्ति, जैसे मध्य प्रदेश में भी है और गुजरात बॉर्डर लगी हुई है तो गुजरात में भी संपत्ति है मंदिर की, तो वहाँ के भी कलेक्टर को उसमें स्थिति विवरण डालना पड़ेगा और यहाँ के भी रजिस्टर में इसकी विवरण डालना पड़ेगा। और ये सूचना देने का कार्य उसका है, एक तो ट्रस्टियों का है और दूसरा पंजीयक का है कि उनको ये सूचना उनको देना चाहिए। तीसरा ये है कि लोक न्यास का गठन कई तरह से होता है। अब जिसका संपत्ति है, जो मालिक है, भारतीय ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत धारा 3 में इस समय बताया गया है कि ट्रस्ट कौन कर सकता है, और ट्रस्टी जो होता है वो मालिक होता है, जिसकी संपत्ति है, जो उसका मालिक की तरह उस पर अपना रखता है अधिकार, वो कर सकता है। तो इसमें विल अगर कर दी जाती है तो विल के द्वारा ट्रस्ट का गठन हो जाता है। विल में जो इच्छा व्यक्ति की गई है तो वो ट्रस्ट का मतलब तो यही होता है कि एक संपत्ति जो है वो किसी की है, जो उसका मालिक है, और वो चाहता है कि इस संपत्ति का कोई भी व्यक्ति देखभाल करे, ईमानदारी से करे और उसको आगे बढ़ाए, तो उस उद्देश्य से उसको
ट्रस्ट विल के द्वारा उसको किया जा सकता है। और अगर विल में मालिक लिखा गया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो मालिक होता है। मालिक के ना एक संबोधन होता है कि ये न्यास संपत्ति उन्होंने दी है, उस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो महंत जैसे होते हैं, वो लोग अपने मठ का संपत्तियों का देते हैं अपने आने वाले शिष्यों को, तो वो केवल लुक आफ्टर करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए, देखने के लिए होता है। वो उसके अनुसार भावना उसमें जो रहती है वो यही रहती है कि इसकी देखभाल करे और संपत्ति को बढ़ाए। अगर कोई शब्द ऐसा लिख दिया उसमें शब्द आ जाते हैं, क्योंकि वो कोई स्किलनेस नहीं होती नहीं उन महंत या पंडित लोगों में या सन्यासियों पुजारियों में, साधु में, कि वो उसमें वो शब्द देखे कि कौन सा शब्द लिखना चाहिए। तो इसी हालत में अगर उन्होंने लिख भी दिया है कि मेरे बाद ये मालिक होगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो मालिक हो जाता, मतलब ये मेरे बाद ये रखवाल देखभाल करेगा। इसलिए पूरा वसीयत को, डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाना चाहिए। कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दस्तावेजों को पूरा पढ़ के उसका अर्थ निकालना चाहिए। उसकी 2 लाइन या 1 लाइन या एक शब्द को देखकर उसका अर्थ निकालना उचित न्यायोचित नहीं होता है। इसी प्रकार से धारा 13 में इसका विनियोग करने का भी लिखा है कि बैंक बनाया जाए, बैंक में उसमें डाला जाए संपत्ति को। फिर दूसरा है कि इसमें इसकी व्यवस्था के संबंध में है कि इसके लिए अगर मान लो कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, किसी मंदिर की संपत्ति है, और अब उस संपत्ति को कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वो नष्ट भ्रष्ट होने की स्थिति में है, या वहाँ पर बंजर भूमि है, या वहाँ पर कुछ भी उस संपत्ति में कुछ ऐसे टूट-फूट हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया और करोड़ों लाखों की संपत्ति हज़ारों की है, कुछ भी है, तो उसके लिए पंजीयक की अनुमति लेना आवश्यक है। पूर्व अनुमति लेने के पश्चात अगर उनके अनुमोदन मिल जाता है रजिस्ट्रार का, तब ही उसको बेचा जा सकता है, अन्यथा उसको नहीं बेचा जा सकता है। इसलिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसी प्रकार धारा 15 में कि लेखों का रखरखाव, अकाउंट का बराबर रखा जाना चाहिए, अकाउंट को व्यवस्थित रखा जाना चाहिए, और केस बुक, लेज़र, वाउचर्स अगर व्यवस्थित नहीं रखे जाते हैं तो उस ट्रस्ट को भंग कर दिया जाएगा। क्योंकि उसका जब आपके पास अकाउंट ही नहीं है, आपके पास पत्र व्यवहार के लिए रजिस्टर ही नहीं है, आवक जावक के लिए रजिस्टर नहीं है, आपके पास केस बुक नहीं है, आपके पास लेजर नहीं, तो आप ट्रस्ट कैसे चला रहे हो? लाखों की संपत्ति है मंदिर की या वो संस्था की या स्कूल की या कोई भी संस्था की, पारमार्थिक हो, चैरिटी हो या रिलीजन हो, तो उसको आप कैसे चलाओगे? जब तक आपका केसबुक ही मेंटेन नहीं कर रहे हो, लेजर मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो किस आधार पर उसका ऑडिट होगा? अब जहाँ तक ऑडिट का सवाल है, धारा 16 में लिखा हुआ है कि 1000 रुपये तक का अगर आपका ट्रांजैक्शन है तो उसके लिए आपको पंजीयक दे देगा परमिशन ऑडिट करने के लिए। लेकिन अगर 1000 से ज़्यादा की संपत्ति है, ज़्यादा का लेन देन है, आउटपुट है, ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए आपको तो गवर्नमेंट से अनुमति लेना पड़ेगी और गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद में उस ऑडिटर के द्वारा ये ऑडिट किया जाएगा। और फिर भी उसमें अगर ऑडिटर पाता है कि इसमें कहीं भी गलत हुआ है, या इसमें संपत्ति का दुर्विनियोग हुआ है, या इसने किसी तरह के नुकसान कारित किया गया, हानिकारी की गई, तो वो ऑडिटर उसकी रिपोर्ट पर उसको देगा पंजीयक को, और पंजीयक उस पर से फिर उचित कार्रवाई करेगा और उनसे फिर वसूली की कार्रवाई भी हो सकती है। इसी प्रकार से बैलेंस शीट भी बनाई जाती है धारा 17 के अनुसार, और बैलेंस शीट बना के उसका भी कितना प्रॉपर्टी है, कितने संपत्ति है, उनका क्या मूल्य है, उसका भी एक अलग से रजिस्टर संधारित किया जाता है। फिर दूसरा है कि धारा 18 के अंतर्गत आपको एक ट्रस्ट को एक बजट बनाना होता है। बजट बनाना होगा कि साल भर में कितना आय और व्यय है, और उस बजट का अनुमोदन करवाना पड़ेगा पंजीयक से, और पंजीयक से अनुमोदन कराएंगे बजट का, तभी वो जाके आगे तो उसका आप क्रियान्वयन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उस बजट का किसी को निरीक्षण करना है, किसी आम व्यक्ति को, किसी ट्रस्टी को, तो उसके लिए भी व्यवस्था होती है, आवेदन देना होता है, उसका कुछ शुल्क जमा होता है, और निरीक्षण कभी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई उसकी बजट की प्रतिलिपि भी लेना चाहे उस डॉक्यूमेंट की, तो उसके भी वो ले सकता है। और इसके अलावा अब यह है कि पंजीयक को, पंजीयक ये तो हो गया, उसके बाद पंजीयक की क्या क्या पावर है ये भी बताया गया है कि पंजीयक उस मंदिर में, स्कूल में, संस्था में, अस्पताल में, जहाँ भी वो ट्रस्ट की संपत्ति है, उसको कभी भी जाकर निरीक्षण कर सकता है, उसको देख सकता है, उसका अवलोकन कर सकता है, और उसको कुछ गलत दिखता है, अनियमितता दिखती है, या कुछ भी नुकसान दिखता है, क्षति दिखती है, तो उसको उससे कभी उचित कार्रवाई कर सकता है, और उसके बाद में फिर वो उसको अगर उचित समझता है तो भंग भी कर सकता है। पर यह है कि अगर मान लो इसको
अगर कोई मठ है या कोई संस्था है तो उसमें अगर प्रवेश करता है, अगर महिलाओं का कोई ट्रस्ट है और उसमें प्रवेश करता है तो वो पहले सूचना देगा और सूचना देने के बाद में फिर उसके आगे कार्रवाई करेगा। और अगर पंजीयक के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होने पर कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है और वो ऑडिटर के रिपोर्ट गलत अगर आती है कि उसमें ऐसा कुछ अनियमितता हो रही है, ट्रस्ट कुछ हो, तो पंजीयक उस पर से कार्रवाई कर सकता है, उसको हटा भी सकता है। फिर अगर पंजीयक ने कोई एक्शन ले लिया तो उसके खिलाफ अपील भी हो सकती है और अपील होने के बाद में फिर उसका वो व्यवस्थित कार्रवाई हो सकती है। और धारा 26 के अनुसार या तो स्वयं पंजीयक अगर कुछ ट्रस्ट में गड़बड़ी हो रही है तो या तो स्वयं उसको कोर्ट में निवेदन कर सकता है पंजीयक कि आप इसमें उच्च न्यायोचित आदेश पारित करें, अथवा कोई भी ट्रस्टी भी कर सकता है। और यदि इसका निर्देश प्राप्त होता है एसडीओ पंजीयक का तो कोई भी व्यक्ति जन सामान्य जिसका हित जुड़ा हुआ है वो भी उस पर कार्रवाई कोर्ट में लगा के धारा 26 के अनुसार कर सकता है। और इसके अलावा फिर ये जो आवेदन दिया जाता है धारा 26 में अगर निर्देश दे दिया उसने एसडीओ रजिस्ट्रार ने कि भाई आप कार्रवाई कर सकते हो कोर्ट में, तो धारा 27 के अनुसार वो वहाँ पर न्यायालय में आवेदन करने की उसकी होती है और न्यायालय उस पर जो भी न्यायोचित है वो कार्रवाई उस पर कर सकता है। और अगर वो न्यायालय में चला गया केस और फिर न्यायालय ने में अगर कोई डायरेक्ट न्यायालय में जाता है तो न्यायालय नहीं सुनेगा, उसको पहले धारा 26 के अनुसार उसको पंजीयक के सामने अपनी बात रखना होगी और उनके निर्देश प्राप्त होने के बाद में फिर कोर्ट में लगा सकता है और वो अगर कोई आदेश होता है कोर्ट का तो उसकी अपील भी हो सकती है। इसके बाद है दूसरा कि इसमें मैंने पहले बताया था कि धारा 28 में न्यायालय के सिविल कोर्ट की सिविल प्रोसीजर को प्रक्रिया का इसमें है, सिविल प्रक्रिया के अनुसार इसमें कार्रवाई हो सकती है और उसकी जांच भी हो सकती है। इस प्रकार से इसका ये सब प्रक्रिया होती है। और धारा 29 के अनुसार इसकी जैसे धारा 100 भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 219 और धारा 228 जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मिथ्या कथन किया जाता है या न्यायालय को गुमराह किया जाता है, न्यायालय को दिग्भ्रमित किया जाता है, ऐसी कोई भी न्यायालय से ऐसा छल कपट करके कोई आदेश प्राप्त कर लिया जाता है तो उसके खिलाफ भी धारा 29 के अनुसार जांच की जा सकती है और उस पर दंडित किया जा सकता है। और धारा 32 में दिया गया है कि अगर प्री मैच्योर दावा नहीं लग सकता है, ये धारा मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अनुसार दावा लगाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका पंजीयन हो जाए, पंजीयन होने के बाद ही इसमें कोर्ट में जा सकते हैं धारा 32 के अनुसार, इसलिए ये बाहर किया गया है। यहाँ तक धारा 33 का सवाल है तो धारा 33 में भी पेनल्टी दी गई है कि अगर कोई धारा 4 मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा 4, 9, 11, 13, 15 का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है नियम तो उसको उसमें दंडित किया जा सकता है और सज़ा का प्रावधान है। धारा 34 में यह है कि पंजीयक द्वारा जांच की जा सकती है। इसमें यह है कि या तो कलेक्टर, मैंने पहले भी बताया था कि धारा 34 में या तो कलेक्टर स्वयं जांच कर सकता है या एसडीओ को डेलीगेट कर सकता है तो एसडीओ भी जांच कर सकता है। इसमें ये दिया गया अनुविभाग अधिकारी को जांच करने का प्रावधान। और उसके वो विभाजन पत्रक से जांच नहीं करेगा, डायरेक्ट लिखित में देंगे उससे ही करेगा। फिर इसमें राज्य सरकार के लिए नियम का प्रावधान है धारा 35 में। और धारा 36 में ये कुछ संस्थाओं को अभिमुक्ति दी गई है। इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश ट्रस्ट एक्ट का ये है। इसमें प्रथम भाग मैंने आपको ये प्रथम भाग में ये सब बातें बताई हैं। अब इसका मैं द्वितीय भाग दूसरा लाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो कोर्ट में कुछ केसेस चल रहे हैं मंदिरों के, उस केस में व्यापारिक वर्ग ने मिलके और उस मंदिर की सारी संपत्ति को ट्रस्ट बना के अपने नाम करवा लिया है, ट्रस्ट के नाम। और सारी संपत्ति जो महंत लोगों की थी, जो 100-150 साल से महंत लोग उस मंदिर को चला रहे थे, और उस मंदिर की सारी संपत्ति को उन लोगों ने अपने नाम करवा लिया, जबकि उनका ना तो कोई ज़मीन है, ना जायदाद है, ना कोई शेयर है, ना कोई उनका उस मंदिर से लेना देना है और किसी से कुछ भी नहीं है। पर उन 10-12 व्यापारियों ने एक सिंडिकेट बना के और उस मंदिर की सारी संपत्ति को हथवा ले, जो करोड़ों में है। तो ये मैं आपको वो बहुत बड़ी बात, एक राज पर्दाफाश करूँगा। और जो न्यायालय में केस अभी उसका लंबित है, चल रहा है, और उसकी सत्य बातें जो रिकॉर्ड से संबंधित है वो सब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मंदिर की महंतों की संपत्ति को, मकान और ज़मीन और दुकानों को किस तरह से एक व्यापारी वर्ग ने, समूह ने, सिंडिकेट ने उसको अपने
पूरा हथिया लिया है, उसको अपने नाम कर टेक ओवर कर लिया। तो दोस्तों ये बात है। और उसके बाद मैं कुछ साइटेशन भी बताऊंगा, न्यायिक दृष्टांत भी बताऊंगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट भी आपको बताऊंगा जिसका संबंध ट्रस्ट से होगा। और हम प्राइवेट ट्रस्ट की भी बात करेंगे। और उसके बाद आदिवासियों की ज़मीन को ट्रस्ट में क्या स्थिति है वो भी बताएंगे। और पट्टे के संबंध में भी हम बात करेंगे। इसके साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सब बात है। नमस्ते, वंदे मातरम।